एक दफ़ा एक डाकू किसी ज़मींदार को पत्र लिखता है। डाकू पत्र में अपना नाम भी लिखता है और कहता है उसे 20,000 रुपये चाहिए। अब ज़मींदार ख़त पढ़कर डाकू के आने का इंतज़ार करने लगता है और फिर एक रोज़ वो डाकू भेस बदलकर ज़मींदार के घर पहुंचता है और कहता है हमारे सरदार ने आपके पास पत्र भेजा था। ज़मींदार समझ जाता है कि ये उसी डाकू के गिरोह के लोग हैं जिसने पत्र भेजा था और फिर ज़मींदार अपनी तिजोरी की चाबी उस आदमी के हाथ में थमा देता है और कहता है ये रही तिजोरी की चाबी, आपके सरदार ने जितने पैसे मांगे थे जाकर निकाल लो। वो आदमी तिजोरी खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तिजोरी में लाखों रुपए के गहने पड़े थे। साथ ही डाकू ने जितने पैसे ज़मींदार से मांगे थे उससे कई गुना ज़्यादा तिजोरी में पैसे भी थे। तिजोरी खोलने वाला शख्स जमींदार से कहता है कि हमारे सरदार ने तो महज 20,000 रुपये आपसे मांगा था, आपने पूरी तिजोरी की चाबी ही दे दी। क्या आपको डर नहीं लगा? हो सकता है हम तिजोरी के तमाम खजाने ही लूट लें। जिसके जवाब में जमींदार ने जो बात कही उससे पता चलता है कि पत्र भेजने वाला डाकू अपने उसूलों का कितना पक्का था। जमींदार कहता है कि जिस आदमी ने पत्र भेजा है उसका नाम ही काफ़ी है। वो अपने उसूलों का इतना पक्का है कि अगर उसने कहा है उसे 20,000 चाहिए तो वो 20,000 ही लेगा, अगरचे उसके सामने लाखों रुपए की संपत्ति हो। जब उस डाकू ने ज़मींदार से अपने लिए तारीफ सुनी तो बड़ा खुश हुआ और कहा, हाँ तूने सच कहा, मैं जो बोलता हूँ वही करता भी हूँ। लेकिन डाकू ज़मींदार से इतना खुश हुआ कि उसने तिजोरी को बंद किया, तिजोरी की चाबी ज़मींदार को दी और कहा, ये ले तिजोरी की चाबी तू अपने पास रख, मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और फिर डाकू वहाँ से वापस लौट गया। अब ज़मींदार उस डाकू के इस व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने उन 20,000 रुपयों से, जिसे डाकू ने लेने से इनकार कर दिया था, कई धर्मशाला और स्कूल बनवाए, कई कुएं खुदवाए, क्योंकि ये बात लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और तब 20,000 की कीमत आज के करोड़ों के बराबर थी। तो कुल मिलाकर आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसे आप डाकू के बजाय एक क्रांतिकारी या फिर गरीबों का मसीहा भी कह सकते हैं। एक ऐसा डाकू जो अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के ख़जाने लूटकर गरीबों में बांट देता था। एक ऐसा डाकू जो बरसों तक अंग्रेज़ों से जंगलों की खाक छनवाई लेकिन पकड़ा नहीं गया। एक ऐसा डाकू जो कभी भी चोरी चुपके लूट की घटना को अंजाम नहीं देता था, बल्कि पहले लेटर भेजता था कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ तारीख़ को मैं आ रहा हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, और फिर उसी तारीख़ को वो पहुँच भी जाता था। और इस दरमियान कई पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे। एक ऐसा डाकू जिसने कभी भी गरीबों को नहीं लूटा बल्कि उल्टा गरीबों की मदद भी की। एक ऐसा डाकू जिस अंग्रेज़ पुलिस अफसर ने अरेस्ट किया था उसने खुद अदालत में जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि इस डाकू को मौत की सज़ा नहीं दी जाए, क्योंकि इसने जुर्म तो किया है लेकिन इसने कभी किसी की जान नहीं ली। हालांकि अदालत ने उस अफसर की बात को रद्द कर दिया और उसे आज से ठीक 100 साल पहले फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे हम और आप सुल्ताना डाकू के नाम से जानते हैं। वही सुल्तान जो यूपी के एक शहर मुरादाबाद का रहने वाला था और महज 17 साल की उम्र में एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और फिर उसके आतंक का डंका इलाके में इस कदर गूंजा कि वो सुल्तान से सुल्ताना बन गया। तो क्या है सुल्ताना डाकू के जुर्म और रॉबिन हुड की पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, यानी 20वीं सदी के दूसरे दशक की शुरुआत की है, जिस दौर में हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुआ करते थे। यूपी में एक शहर है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद से सटे एक गांव था जिसका नाम था हरथला। इसी हरथला गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुल्तान। सुल्तान की पैदाइश एक भातू घराने में हुई थी। भातू यानी खाना बदोश, यानी उस ज़माने में भातू ख़ानदान और कबीले के लोगों का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता था। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस शहर, कभी उस शहर, और इसी तरह इस भातू ख़ानदान और बिरादरी के लोगों की ज़िंदगी कटती थी। खैर, सुल्तान धीरे धीरे बड़ा होता है और अब उसकी उम्र 17 साल हो जाती है। उस ज़माने में हमारे देश हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और ये अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म तो करते ही थे, साथ ही इन अंग्रेज़ों का एक काम और भी था और वो काम था धर्म परिवर्तन कराना। इन अंग्रेज़ों ने कुछ कैंप बनवा रखे थे जहां हिंदुस्तानियों को ज़बरदस्ती पकड़ के लाया जाता और इन कैंपों में उन्हें डाल दिया जाता। उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते, अलग अलग काम लिए जाते और फिर उनका मेन फोकस होता कि किसी तरह इनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए।
अंग्रेज इन कैंप में रहने वाले लोगों से कहता कि देखो, तुम अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को कबूल कर लो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, वरना तुम्हें इसी तरह सताया जाएगा। जिन लोगों को कैंप में डाला जाता उनमें तमाम धर्म के मानने वाले लोग होते, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख वगैरह हर धर्म के। और इसी तरह एक मर्तबा सुल्ताना डाकू के जो पिताजी थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें भी इस कैंप में डाल दिया, और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उन्हें बुरी तरह मारा पीटा। अब जब सुल्तान को ये बात पता चली कि अंग्रेज़ों ने उनके पिताजी को बुरी तरह मारा पीटा है, तो ये बात सुल्तान के दिल पर लगी, और उसी रोज़ सुल्तान ने कसम खाई कि इन अंग्रेज़ों से वो हर हाल में बदला लेगा। और एक तरह सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। अब महज 17 साल की उम्र में सुल्तान ने अपना घर बार छोड़ दिया और नजीबाबाद के जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया। कहते हैं कि नजीबाबाद का जंगल इतना घना था कि इस जंगल में कहीं कहीं दिन के वक्त भी सूरज दिखाई नहीं देता था। अब सुल्तान ने नजीबाबाद के जंगलात को अपना ठिकाना बना लिया और धीरे धीरे कुछ लोगों को अपने गैंग में शामिल करना शुरू किया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब सुल्ताना डाकू की गिरोह में लगभग 100 लोग शामिल हो चुके थे। अब सुल्तान का मेन मकसद था अंग्रेज़ों के ख़जाने लूटना, साथ ही उन ज़मींदारों को लूटना जो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पैसे कमा रहे थे। उस ज़माने में कुछ ज़मींदार और व्यापारी किस्म के लोग ऐसे भी थे जो खुल्लम खुल्ला अंग्रेज़ों की मदद करते थे, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते थे और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से कई मामलों में आज़ादी भी थी। यानी एक तरह से ये ज़मींदार और व्यापारी अंग्रेज़ों के चमचे भी थे। तो सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ों और ऐसे ही ज़मींदारों को जो अंग्रेज़ी हुकूमत की मदद कर रहे थे लूटने का फ़ैसला किया। चूँकि यह नजीबाबाद का जंगल काफ़ी बड़ा था और हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में जाने के लिए इसी नजीबाबाद के जंगलों से गुजरना पड़ता था। इधर सुल्ताना डाकू के गैंग में तकरीबन 100 लोग शामिल भी हो चुके थे। अब हुआ ये कि अंग्रेज़ों का कोई भी काफ़िला जब इस नजीबाबाद के जंगलों से गुजरता तो सुल्तान और उसकी गिरोह के लोग उस पर धावा बोलते, काफ़िले में मौजूद ख़जाने को लूटते और वहाँ से फ़रार हो जाते। और इस तरह सुल्तान ने अंग्रेज़ों के कई काफ़िले को लूटा, जिससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान भी हुआ। इसके अलावा सुल्तान ने उन ज़मींदारों को भी लूटना शुरू किया जो अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। तो सुल्तान का पहला काम था अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के ख़जाने लूटना, और दूसरा काम था इन लूटे हुए ख़जानों का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांटना। सुल्तान का मानना था कि जिस ख़जाने को वो लूटता है वो अंग्रेज़ों का नहीं बल्कि हम हिंदुस्तानियों का है। इसीलिए सुल्तान इन ख़जानों को लूटकर अपने गांव और इलाके के गरीब लोगों में बांट दिया करता था, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों के दरमियान सुल्तान की इमेज अच्छी बन गई, और जिन लोगों को सुल्तान ख़जाने बांटता था वो लोग सुल्तान को एक तरह से अपना मसीहा मानने लगे, और यहीं से उसका नाम सुल्तान से सुल्ताना डाकू पड़ा। अब जब सुल्ताना का आतंक बढ़ा और उसने अंग्रेज़ों के एक के बाद एक कई काफ़िले को लूटे, इधर उसने कई ज़मींदारों को भी लूटा। ये सब भी अंग्रेज़ों के पास शिकायत लेकर आते थे। तो सुल्ताना डाकू का आतंक अंग्रेज़ों के लिए एक तरह से दर्द सर बन गया, और अंग्रेज़ किसी भी सूरत सुल्ताना डाकू के ख़िलाफ़ शिकंजा कसना चाहते थे। अब अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए कई टीमें तैयार की। ये टीमें अलग अलग वक्त में नजीबाबाद के जंगलात और उसके अलग अलग ठिकानों पर छापा मारते, लेकिन कभी भी सुल्ताना डाकू उनके हाथ नहीं आया। और इसकी वजह थी अंग्रेज़ों के ख़जाने लूटकर सुल्ताना डाकू जिन गरीबों की मदद करता था, एक तरह से ये लोग सुल्ताना डाकू के लिए ढाल बन चुके थे। यानी जब भी इन लोगों को पता चलता कि अंग्रेज़ी हुकूमत सुल्ताना डाकू के ठिकाने पे छापा मारने वाली है, ये पहले ही सुल्ताना डाकू को खबर कर देते और सुल्ताना अपना ठिकाना बदल लेता। या कभी ऐसा भी होता कि इन लोगों को लगता कि ख़तरा ज़्यादा है तो ये लोग अपने अपने घरों में भी सुल्ताना को पनाह दे देते, और इस तरह अंग्रेज़ी हुकूमत सुल्ताना को पकड़ने में नाकाम हो जाती। सुल्ताना डाकू के लूटने का तरीक़ा ये था कि वो किसी भी ज़मींदार के यहाँ डाका डालता तो चोरी चुपके से नहीं आता था। कहते हैं कि सुल्ताना डाकू एक निडर और बहादुर आदमी था, और जब कभी उसे किसी ज़मींदार या व्यापारी के यहाँ डाका डालना होता तो पहले उसे लेटर भेजता, और बाज़ाब्ता उस लेटर में दिन और तारीख़ भी बताता कि फ़लाँ दिन और फ़लाँ तारीख़ को मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, जिसकी वजह से ये होता कि अंग्रेज़ी हुकूमत सुल्ताना को पकड़ने के लिए सुरक्षा भी बढ़ा देती, और फिर उसी तारीख को सुल्ताना डाकू भेस बदलकर उस ज़मींदार के यहाँ पहुँच भी जाता, उसके ख़जाने भी लूटता और वहाँ से फ़रार हो जाता, और अंग्रेज़ी हुकूमत को कानो कान खबर भी न होती। हालांकि कई बार सुल्ताना डाकू से अंग्रेज़ों का सामना भी हुआ, लेकिन सुल्ताना अपनी चालाकी और अक्लमंदी से निकलने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये है कि जब सुल्ताना डाकू को पता है कि उसे पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है,
फिर भी इस तरीके से ज़मींदारों को लूट से पहले लेटर भेजना और ये बताना कि मैं फ़लाँ दिन और फ़लाँ तारीख़ को आऊँगा, और फिर उसी दिन और उसी तारीख़ को जाकर लूट की घटना को अंजाम भी देना, इसका क्या मतलब है? तो इन बातों से यही पता चलता है कि सुल्ताना कितना बेखौफ, निडर और बहादुर था। और सुल्ताना के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भेष बदलने में भी माहिर था, इसीलिए अंग्रेज़ों से बचता रहा। सुल्ताना ने नजीबाबाद के जंगलात से अंग्रेज़ों के कई काफ़िले को तो लूटा ही, साथ ही उसने अंग्रेज़ों के कई ऐसे ट्रेन को भी लूटा जिसमें अंग्रेज़ी हुकूमत के पैसे भेजे जाते। अब सुल्ताना डाकू की दिलेरी और बहादुरी के चर्चे हर तरफ आम हो चुके थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ी हुकूमत शर्मिंदा भी थी कि अंग्रेज़ एक डाकू को पकड़ने में नाकाम है। खैर, धीरे धीरे वक्त बीता और सुल्ताना का आतंक बढ़ता ही गया। उसी ज़माने में एक अंग्रेज़ लेडी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, अपने पति के साथ हिंदुस्तान आई। सुल्ताना डाकू की दिलेरी के चर्चे चारों तरफ थे ही। उस अंग्रेज़ लेडी ने भी सुल्ताना डाकू के बारे में सुना और एक तरह से वो सुल्ताना डाकू पर फिदा हो गई। उस अंग्रेज़ लेडी को सुल्ताना डाकू से इश्क हो गया और उसने सुल्ताना डाकू के नाम एक लेटर भी लिखा कि वो उनकी दिलेरी से काफ़ी प्रभावित है और उन्हें उससे इश्क हो गया है और उनसे मिलना भी चाहती है। और जब ये लेटर सुल्ताना डाकू को मिला तो सबसे पहले सुल्ताना ने सिरे से ही इनकार कर दिया कि वो किसी भी ऐसे अंग्रेज़ से मिलना पसंद नहीं करते जिन्होंने हिंदुस्तानियों का जीना हराम कर दिया। इसके अलावा सुल्ताना को ये भी लग रहा था कि ये कोई चाल हो उसे जाल में फंसाने के लिए, तो उन्होंने अंग्रेज़ लेडी को साफ तौर पर मना कर दिया। और इस इनकार की एक वजह और बताई जाती है। उस ज़माने में एक लेडी हुआ करती थी जो नाच गाने का काम कर रही थी और उसका नाम था फुलकन बाई। इसी मुजरा करने वाली फुलकन बाई से सुल्ताना डाकू को प्यार हो गया और फिर सुल्ताना ने उसे किडनैप करके उससे शादी भी कर लिया। और ये फुलकन बाई कोई और नहीं बल्कि बाद में इसी का नाम पड़ा पुतली बाई। और पुतली बाई वो डकैत थी जिनका शुमार हिंदुस्तान के बड़े बड़े डाकुओं में किया जाता है। तो सुल्ताना डाकू ने फुलकन बाई से शादी कर लिया था और अंग्रेज़ लेडी से मिलने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि सुल्ताना डाकू गरीबों की मदद तो करता ही था, साथ ही सुल्ताना डाकू और उसके लोग जब किसी भी छोटी दुकान से कोई चीज़ खरीदते तो वो सामान जितने रुपए की होती उसकी दोगुनी कीमत दुकानदार को दे देते। सुल्ताना डाकू ने अपनी ज़िंदगी में कई सारे लूट को अंजाम दिया, किसी को जंगलों में लूटा तो किसी के घर जाकर। लेकिन एक बात सुल्ताना डाकू के किरदार को और अहम बना देती है कि उसने इतने सारे लोगों को लूटा, कई लोगों से उसका सामना भी हुआ, लेकिन इस दरमियान उसने कभी भी किसी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। और इसकी जीती जागती मिसाल है जब उसने एक ज़मींदार के घर लूट की घटना को अंजाम दिया। हुआ कुछ यूं कि सुल्ताना ने एक ज़मींदार को पत्र लिखा कि उसे 10,000 रुपये और एक बंदूक चाहिए और वो फलां दिन आ रहा है। और अपने तयशुदा वक्त पर सुल्ताना डाकू ज़मींदार के घर पहुंचा। उस ज़मींदार के बेटे की नई नई शादी हुई थी, तो ज़मींदार के घर हाल फिलहाल नई नई दुल्हन आई थी। ज़मींदार ने 10,000 रुपये और एक बंदूक तिजोरी से निकाला और सुल्ताना डाकू के हाथ में थमा दिया और कहा, साहब हमारे बेटे की नई नई शादी हुई है तो ये पैसे आप रख लीजिए और मेरे बेटे और बहू से कुछ मत कहिएगा। चूँकि सुल्ताना एक डाकू था तो ज़मींदार को लगा शायद उसकी बहू के साथ ज़बरदस्ती करे, लेकिन ज़मींदार को सुल्ताना के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि सुल्ताना ने बेशक सैकड़ों लोगों को लूटा है, लेकिन उसने कभी किसी बहन बेटी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। खैर, सुल्ताना डाकू ने 10,000 रुपये लिए और वहाँ से चलता बना और ज़मींदार के घर सुल्ताना अपनी गिरोह के साथ आया था। जब सुल्ताना डाकू अपने ठिकाने पर पहुंचा तो सुल्ताना डाकू की गिरोह का एक शख्स उसके पास आया और कहा, सरदार आपने जिस ज़मींदार के घर डाका डाला है, हमारी गिरोह का एक आदमी उस ज़मींदार की बहू को भी उठाकर ले आया है। कहते हैं कि जब सुल्ताना डाकू ने ये बात सुनी तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। सुल्ताना डाकू ने उस आदमी को बुलाया जिसने ज़मींदार की बहू को अगवा किया था, फिर उसे बहुत डांटा और कहा, तुम्हें पता नहीं सुल्ताना डाकू कभी किसी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ नहीं डालता। फ़ौरन ज़मींदार के यहाँ जाओ और उसकी बहू को सही सलामत उसके पास पहुँचाओ और उसके घर पे जो भी मिले उन सभी से माफ़ी मांगो। और ख़बरदार, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। आज के बाद किसी ने ऐसी जुर्रत करने की कोशिश की, उसे सुल्ताना के कहर से कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं कि वो आदमी उसी वक्त ज़मींदार की बहू को लेकर उसके घर पहुंचा, उसकी बहू को ज़मींदार के हवाले किया, उन लोगों से माफ़ी मांगी और फिर सुल्ताना के पास वापस आ गया। सुल्ताना बेशक एक डाकू था, लेकिन कभी भी उसने किसी गरीब को नहीं लूटा, कभी उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। और सुल्ताना के जो दुश्मन थे बेशक वो उन्हें लूटता था, लेकिन उनकी बहन बेटी पर कभी बुरी नज़र नहीं डालता था। और सुल्ताना डाकू ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को जान से नहीं मारा।
खैर धीरे धीरे वक्त बीता और दिन ब दिन सुल्ताना डाकू का आतंक बढ़ता ही चला गया। इधर अंग्रेजी हुकूमत ने सुल्ताना डाकू को कई बार पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उस वक्त के एक मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया और उसे सुल्ताना डाकू को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी। जिम कॉर्बेट वो शख्स था जिसने कई बाघ का शिकार किया था और जंगलों के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। अब सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए जिम कॉर्बेट ने अपने तमाम दांव खेल लिए लेकिन सुल्ताना डाकू हाथ नहीं आया और थक हार कर अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए एक बहुत ही तेज़ तर्रार ऑफिसर को बुलाया जिनका नाम था फ्रेडी यंग। फ्रेडी यंग ने इससे पहले ऐसे कई ऑपरेशन को अंजाम दिया था और उन्हें काफ़ी तजर्बा भी था। तो फ्रेडी यंग की अगुवाई में एक 300 लोगों की टीम तैयार की गई और इस टीम में गिने चुने और तजर्बाकार लोगों को शामिल किया गया। इन 300 लोगों में 50 लोग ऐसे थे जो घुड़सवार थे। चूंकि सुल्ताना डाकू हमेशा घोड़े से सफ़र करता था और सुल्ताना डाकू का एक बड़ा मशहूर घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, जो बहुत तेज़ दौड़ता था और उसने अपने घोड़े का नाम महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े के नाम पर रखा था। इसके अलावा सुल्ताना डाकू के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम सुल्ताना डाकू ने राय बहादुर रखा था और राय बहादुर नाम रखने के पीछे भी वजह थी। चूँकि सुल्ताना डाकू अंग्रेज़ों से बहुत नफरत करता था और अंग्रेज़ हिंदुस्तान के कुछ ऐसे सिपाहियों का नाम राय बहादुर रखते थे जो सिपाही उनके वफादार होते थे और अंग्रेज़ों को चिढ़ाने के लिए ही सुल्ताना डाकू ने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। तो 300 लोगों की एक टीम तैयार की गई। उन्हें उस ज़माने के तमाम आधुनिक हथियार, बंदूक और बारूद वगैरह भी दिए गए और इसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में सुल्ताना डाकू और उसकी गिरोह के लोगों के पास बंदूक हुआ करते थे और ऐसा माना जाता है कि बंदूक उस ज़माने में एक नायाब हथियार हुआ करता था। लेकिन चूँकि सुल्ताना डाकू अंग्रेज़ों के ख़जाने लूटता था तो साथ में उनके हथियार भी लूट लिया करता था। खैर फ्रेडी यंग की अगुवाई में 300 लोगों की टीम ने यूपी के अलग अलग इलाकों में छापा मारना शुरू किया और इस ऑपरेशन में फ्रेडी यंग का साथ जिम कॉर्बेट भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी फ्रेडी यंग को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और फिर फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए एक दांव खेला। फ्रेडी यंग को अच्छी तरह पता था कि बिना आम पब्लिक की मदद लिए वो सुल्ताना डाकू को नहीं पकड़ सकते क्योंकि सुल्ताना डाकू के मुखबिर हर जगह फैले हुए हैं और छापामारी से पहले ही कोई न कोई उन्हें आगाह कर देता है और वो अपना ठिकाना बदल लेता है। इस ऑपरेशन सुल्ताना के दौरान सुल्ताना डाकू के गिरोह के कई लोग पकड़े भी गए। फ्रेडी यंग ने उन लोगों को लालच देना शुरू किया कि अगर तुम सुल्ताना को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम भी देंगे और तुम्हारी सज़ा को माफ़ भी करा देंगे। इसके अलावा कुछ इलाके के लोगों को भी फ्रेडी यंग ने लालच दिया। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान कई बार फ्रेडी यंग से सुल्ताना डाकू का सामना भी हुआ लेकिन वो हर बार फ्रेडी यंग को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता और 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि खुद फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट सुल्ताना डाकू के जाल में फंस गया और सुल्ताना डाकू इन दोनों को मार भी सकता था लेकिन सुल्ताना ने इन दोनों की जान बख्श दी। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि ये दोनों उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं और सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट को जान से नहीं मारा और इसका फ़ायदा सुल्ताना डाकू को आगे हुआ। खैर फ्रेडी यंग सुल्ताना की तलाश में लगे रहे और फिर एक ज़मींदार जिसके घर में सुल्ताना डाकू ने डाका डाला था उसके और कुछ मकामी लोगों के ज़रिए फ्रेडी यंग को सुल्ताना के अड्डे के बारे में पता चला। खबर पक्की थी और फ्रेडी यंग ने सुल्ताना के अड्डे पे छापा मार दी और सुल्ताना डाकू पहली बार किसी अंग्रेज़ पुलिस अफसर के हाथों गिरफ्तार हुआ। 14 दिसंबर 1923 इसी तारीख को फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था जिसके बाद सुल्ताना डाकू के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चला और फिर अदालत ने महज 7 महीने के अंदर ही सुल्ताना डाकू को फांसी की सज़ा सुना दी और फिर 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना डाकू और उसके 14 साथियों को अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा फांसी दे दी गई। लेकिन इस फांसी से पहले जब कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी इस दरमियान फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट सुल्ताना डाकू से मिलने जेल में हमेशा आया करते थे और इस आने जाने के दरमियान इनकी दोस्ती कब सुल्ताना डाकू से हो गई इन्हें भी पता नहीं चला और शायद इस दोस्ती की असल वजह वही थी जब सुल्ताना डाकू के जाल में ये दोनों फंस गए और सुल्ताना डाकू इन्हें मार सकता था लेकिन इनकी जान बख्श दी। और जब अदालत ने सुल्ताना डाकू को फांसी की सज़ा सुनाई तो खुद फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट ने अदालत से दरख्वास्त किया कि सुल्ताना डाकू को फांसी की सज़ा नहीं दी जाए क्योंकि इसने किसी का कत्ल नहीं किया है। लेकिन एक लूट के दौरान सुल्ताना डाकू से धोखे में एक मुखिया का कत्ल हो गया था और इसी कत्ल को मुद्दा बनाकर अदालत ने उसे सज़ाए मौत भी सुनाई क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत किसी भी सूरत मौत से कम सज़ा सुल्ताना डाकू को देना नहीं चाहती थी और अंग्रेज़ी कानून के मुताबिक किसी भी आदमी को फांसी देने के लिए उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा होना चाहिए।
तो अगरचे ये कत्ल जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन इसी कत्ल को बुनियाद बनाकर उसे सजाए मौत सुनाई गई। और इस तरह अंग्रेज़ी अदालत ने एक ऐसे अफसर की बात को भी ठुकरा दिया जिसने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था। तो एक अंग्रेज पुलिस अफसर जिसने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया, खुद उसकी फांसी रुकवाने के लिए अदालत में गुहार लगा रहा था। 7 जुलाई 1924 को फांसी होनी थी और उससे एक रोज़ पहले फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट सुल्ताना डाकू से मिलने जेल में पहुंचे। तो सुल्ताना डाकू ने फ्रेडी यंग से कहा कि कल तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई मेरे बेटे और बीवी को बुरा भला कहे, कोई मेरे बेटे को मेरे नाम से जोड़े, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और जिस रास्ते पर मैं चला उससे दूर रहे। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू से वादा किया कि मैं आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरी करूंगा। और सुल्ताना डाकू की फांसी के बाद फ्रेडी यंग ने सुल्ताना डाकू के बेटे और बीवी को भोपाल भेज दिया। हालांकि उस वक्त सुल्ताना डाकू का बेटा बहुत छोटा था। फिर फ्रेडी यंग ने वादे के मुताबिक उसे पढ़ाया लिखाया और जब कुछ बड़ा हुआ उसे पढ़ने लिखने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। जिसके बाद उसका बेटा या पत्नी कहाँ गई उसके बारे में कोई खबर नहीं, लेकिन फ्रेडी यंग ने अपना वादा पूरा किया और न सिर्फ सुल्ताना के बेटे को पढ़ाया लिखाया बल्कि उसे अपना नाम भी दिया। सुल्ताना डाकू को फांसी देने के पीछे कई वजह थी। पहली वजह तो सामने है कि सुल्ताना डाकू ने अंग्रेज़ों को खूब लूटा, बरसों तक अंग्रेज़ उससे परेशान रहे। लेकिन इससे हटकर अंग्रेज़ों को एक डर और लग रहा था। अंग्रेज़ों को डर इस बात का था कि कहीं सुल्ताना डाकू को देखकर हिंदुस्तानी बगावत न कर बैठे और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ आज़ादी को लेकर आंदोलन न छेड़ दे, क्योंकि उस वक्त आज़ादी को लेकर कुछ लोग हरकत में आ चुके थे। तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने महज 7 महीने के अंदर अंदर सुल्ताना डाकू और उसके 14 साथियों को ज़बरदस्ती फांसी के फंदे पर लटका दिया, ताकि अंग्रेज़ी हुकूमत का खौफ लोगों के दिलों में बना रहे और आज़ादी को लेकर कोई भी शख्स अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर एक गज़ब का टैलेंट था। वो चाकू को अपने मुंह में छुपा कर रख सकता था और वक्त आने पर उसका बखूबी इस्तेमाल भी कर सकता था। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट, जिसने सुल्ताना डाकू को पकड़ने में फ्रेडी यंग की मदद की थी, सुल्ताना की मौत के बाद उन्होंने माई इंडिया नाम से एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने सुल्ताना डाकू को लेकर कई चीज़ों का जिक्र किया। जिम कॉर्बेट अपनी इस किताब में लिखते हैं कि समाज मांग करता है कि उसे अपराधियों से बचाया जाए और सुल्ताना एक अपराधी था। उस पर देश के कानून के मुताबिक मुकदमा चला, उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी दे दी गई। इस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, जिसने 3 साल तक सरकार की ताकत का जमकर मुकाबला किया और जेल की कोठरी में अपने व्यवहार से पहरेदारों का दिल जीत लिया। मैं कभी नहीं चाहता था कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि उसके हाथ में ताकत होने के बाद भी उसने किसी गरीब को नहीं सताया। और मैं ये भी नहीं भूल सकता कि जब एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने मेरी और मेरे साथियों की जान बख्श दी। और आखिर में इस बात से कि जब वो फ्रेडी यंग से मिलने गए तो उसके हाथों में चाकू या रिवॉल्वर नहीं बल्कि एक तरबूज था। कहते हैं कि सुल्ताना डाकू की गिरोह में लगभग 300 लोग जमा हो चुके थे और उसने नजीबाबाद का एक किला, जिसे नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था, इसी किला को अपना ठिकाना बना लिया था। सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी पर कई सारी फिल्में और ड्रामे भी बने और आज भी बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी की पूरी कहानी, जिसे कोई डाकू कहता है, कोई क्रांतिकारी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।